गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हमारे 2 प्रश्न रहते हैं, आज हम उनको कंप्लीट करेंगे। दी एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, जो दास प्रथा थी उसको ख़त्म कर दिया गया। और आपको पता है इसके बारे में, मैं आपको पिछली क्लास में इसके बारे में बहुत कुछ बता चुका हूँ। वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ द जैकोबिन रिजाइम्स वाज द एवोल्यूशन ऑफ द स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनियल्स। जो फ्रांसीसी उपनिवेशों में जो दास प्रथा का उन्मूलन हुआ है वो जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक रहा है। द कॉलोनियल इन द कैरिबियन, मार्टिनिक्यू, गोडेलोप और सैन डोमिंगो वर इम्पोर्टेंट सप्लाई ऑफ द कमोडिटीज सच एज तम्बाकू, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी। ये जो कैरिबियन सी के आसपास के जो स्थान बताए हैं आप लोगों को, जिसमें हमारा मार्टिनिक, गोडेलोप और सैन डोमिंगो हैं, यहाँ पर जो प्रमुख जो है वस्तुओं की जो आपूर्ति की जाती थी, जिसमें हमारे लिए तम्बाकू, इंडिगो है, शुगर और कॉफ़ी है। बट द रेलुटेंस ऑफ द यूरोपियंस टू गो एंड वर्क इन द डिस्टेंस एंड अनफेमिलियर लैंड मेंट ए शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशन। लेकिन यहाँ पर एक समस्या थी कि भी वो नहीं चाहते थे कि जो यूरोपियन कंट्री के जो लोग हैं, मान लीजिए आप सभी समझते हैं ये यूरोप है, यूरोप के थोड़ा सा नीचे इधर आ जाएँ, मान लीजिए ये अफ्रीका है और यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर कैरिबियन सी की हमने बात की थी, ठीक है। तो यूरोपियन जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि भी इतनी दूर डिस्टेंस क्षेत्र पे चले जाएं। वहाँ पर आपको उनको देखने को मिलेगा कि दूर क्षेत्र, और उनको लगता कि अनफेमिलियर लैंड है, यानी कि उनके लिए सही नहीं है, इतनी दूर वो नहीं जाना चाहते थे। तो अब सिंपल सी बात, अगर नहीं जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, शॉर्टेज होगी आपकी लेबर की भाई। So this may met by the triangular slave trade between Europe, France and America। So इसी की वजह से क्या जो त्रिकोणीय दास व्यापार मैंने आपको बताया था, तो होता था जैसे 1 2 3, यहाँ पर आपका सबसे पहले यूरोप, फिर अफ्रीका और फिर अमेरिका की बात की थी। दिस स्लेव ट्रेड बिगन इन द 17th century। French merchants sailed from the port of the Bordeaux or Nantes to the African coast, where they bought slaves from the local chieftains। अब वो क्या करते थे, जो दास प्रथा सबसे पहले तो 17वीं शताब्दी में शुरू हुई थी, तो ये क्या थे कि बोर्दे और नानते बंदरगाह से जो है अफ्रीकी तट पर जाते थे और यहाँ पर सबसे नीचे वहाँ पर पहुँचते थे और यहाँ से दासों को खरीदते थे भाई। वो branded and shackled, the slaves were packed tightly into the ships for the 3 months long voyage across the Atlantic to the Caribbean. There they were sold to the plantation owner. The exploitation of the slave labor made it possible to meet the growing demands in the European markets for sugar, coffee and indigo. Port cities like Bordeaux and market for and the Nantes owed their economical prosperity to the flourishing slave trade। उसके बाद क्या हुआ, अब इनको जैसे ही जो ख़रीदा जाता था, उनके बाद क्या किया जाता, बेचारों के ऊपर जो है दब्बा लगा दिया जाता था कुछ, और दब्बा लगाने के बाद क्या उनको हथकड़ियों में डाल दिया जाता था और पैक्ट विद टाइटल इन शिप्स, और 3 महीने तक क्या उनको समुद्री जो है यात्राओं के द्वारा अटलांटिक से क्या कैरिबियन सी की तरफ लेके जाया जाता था भाई। उसके बाद है कि बेचारों को बड़ी बेरहमी से ठूसा जाता था, वहाँ पर उनको बेच दिया जाता था, जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर करते थे उनके मालिकों को उनको बेच दिया जाता था। उसके बाद क्या है कि भाई जो दास श्रम था उसके बलबूते के ऊपर ही जो यूरोपियन मार्केट के अंदर जो डिमांड थी शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो की, तो उसकी पूर्ण करने के लिए क्या है उनको उपयोग किया जाता था भाई। और बोर्दे और नानते जैसे जो बंदरगाह थे वो क्या सिर्फ और सिर्फ जो ये दास व्यापार हो रहा था उसके कारण क्या बहुत ही ज़्यादा ये फेमस हो गए थे भाई। Throughout the 18th century, there was little criticism of slavery in France. The National Assembly held long debates about whether the rights to the man be extended to all French subjects, including those in the colonials। जो 18वीं शताब्दी रही है, तो फ्रांस में दास प्रथा की जो ज़्यादा उसके अंदर क्या किया उसका क्रिटिसिज्म किया गया। तो नेशनल असेंबली थी, उसमें क्या लंबे जो है डिबेट्स चलती रही कि भी जो ये उपनिवेशवाद है, जो उपनिवेश है वहाँ पर जो प्रजा है समस्त फ्रांसीसी प्रजा को क्या प्रदान किए जाए, यानी कि सबको राइट्स दिए जाने चाहिए। और ये जो प्रक्रिया है ये सही नहीं है, जो ये गुलाम बनाकर जो बेचे और खरीदे जाते हैं। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉज फीयरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंडेंट ऑन द स्लेव ट्रेड्स। लेकिन उनको कोई नियम वगैरह नहीं बनाया गया, उनको डर था कि जो है जो विपक्षी जो लोग हैं जिसमें बिजनेसमैन है और जो मुख्य तौर पर जो स्लेव ट्रेड करते हैं उसके ऊपर ही डिपेंड है, तो उनसे वो डरते थे।
It was finally the convention which is 1794 legislated to free all slaves in the France ओवरसीज पोजेशंस। उसके बाद है 1794 के अंदर कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशवादों में सभी जो दासों थे उनकी मुक्ति का कानून पास किया गया। दी दिस हाउएवर टर्न आउट टू द शॉर्ट टर्म मेजर्स 10 years later द नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी। उसके बाद है हालांकि कुछ ही समय तक चला, उसके बाद है नेपोलियन का जो सिस्टम चला और नेपोलियन ने क्या जो दास प्रथा थी उसको दोबारा से क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। भी plantation owners understand their freedom as including the right to and soul of African Negroes to pursue their economic interests. Slavery was finally abolished in the France colonial in 1848। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भी मार्क कर लेना। भी जो बागान मालिकों थे अपने आर्थिक हित को साधने के लिए जो अफ्रीकी निगरो लोगों को क्या वो गुलाम बनाते थे। ये एक प्रकार की जो है वहाँ के स्थानीय लोग आप कह सकते हैं अफ्रीका के अंदर, तो उनको क्या है गुलाम बनाने की जो स्वतंत्रता मिली हुई थी। लेकिन अंतिम जो समय में 1848 के अंदर इसको स्लेव ट्रेड को क्या बैन कर दिया गया। ठीक है, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड इसलिए कहा जाता है, 3 आपके कॉन्टिनेंट जुड़े हुए हैं, यूरोप, अफ्रीका और हमारा अमेरिका भी। ठीक है, इसी वजह से इसको ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट लास्ट जो है इसमें द रेवोल्यूशन ऑफ एंड एवरी डे लाइफ, जो क्रांति और रोज़ाना की ज़िंदगी है। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वियर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड। द ईयर फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस saw many such change in the lives of men, women and children. The revolutionary government took it upon themselves to pass laws but would translate the ideas of liberty and equality into the everyday practice। जो क्या है कि भाई कोई राजनीतिक जो लोग होते हैं वो क्या है उनका पहनावा, उनकी बोलचाल और उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को क्या बदला जा सकता है। ठीक है, तो सन 1789 के बाद फ्रांस में जो है वर्षों से जो है पुरुषों और महिलाओं बच्चों के जीवन में ऐसे परिवर्तन आए हैं, जो क्रांति हुई उसके बाद बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और क्रांतिकारी सरकारों ने कानून भी बनाकर जो है स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को क्या है जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है हमारी उसके अंदर उसको लागू करने के प्रयत्न किए गए थे। One important law that came into the effect soon after the storming of the Bastille in summer of 1789 was the abolition of the censorship। उसके बाद जो बास्तिल के विध्वंस हुआ था, जो हमने पढ़ा था बास्तिल सेल के बारे में, 1789 घटना थी जो, तो उसमें क्या था कि जो एक कानून था जो बना था कि जो सेंसरशिप थी उसको क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। भी In the old regimes, all written material and cultural activity, books, newspaper, plays could be published or performed only after they've been approved by the censor of the king। आप सभी जानते होंगे सेंसरशिप क्या होता है कि राइट्स होता है जिसके माध्यम से क्या जो प्रेस वगैरह होती है उसके ऊपर रोक लगा दी गई थी। अब ये जो बास्तिल जो है हमला हुआ था बास्तिल के ऊपर, उस घटना के बाद क्या है ये जो रोक लगाई थी उसको खोल दिया गया था। पहले क्या था, कोई भी आप मटेरियल अगर आप बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेज वगैरह प्रिंट कराना चाहते हैं तो आपको क्या था, सबसे पहले जो है जो राजा था उसकी सेंसरशिप से होकर गुजरना पड़ता था। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस टू द आवर नेचुरल राइट्स। जैसे ही जो डिक्लेरेशन जो घोषित किया गया था फ्रांस का, जो हमने शुरुआत में देखा था, तो उसके माध्यम से क्या आपको बोलने की आज़ादी है और आप इस प्रकार की प्रक्रिया कर सकते हो और ये प्राकृतिक रूप से आपको मिले हुए थे। Newspaper, pamphlets, books and printed picture flooded the towns of the France from where they traveled rapidly into the countryside। जैसे ही जो सेंसरशिप खोली गई थी तो वहाँ पर बहुत सारे न्यूज़पेपर थे, पर्चे वगैरह की बात करेंगे, बुक्स थी, वो प्रिंट हुई काफ़ी बड़ी मात्रा में और मानो कि वो उनकी जो बाढ़ सी लगी शहर के अंदर, और जैसे ही धीरे धीरे क्या वो शहर के अंदर आए तो वो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी फैलना शुरू हो गए। They all describe and discuss that events and changes taking place in France। फ्रीडम ऑफ द प्रेस आल्सो मेड दैट अपोजिशन व्यू ऑफ द इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड। अब सिंपल सी बात है कि जैसे कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस कर दिया गया था, इसका मतलब जो अपोजिशन व्यू है यानी कि जो गवर्नमेंट थी उसके जो खिलाफ जो लोग बोल रहे थे वो भी अपने विचार हैं प्रकट कर सकते थे। ईच साइड साउट टू कन्विंस द अदर ऑफ इट्स पोजिशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट्स। अब वो क्या थे, चाहे वो अपोजिशन हो या फिर रूलिंग लोग हों, तो वो क्या अपने विचारों को क्या प्रकट कर सकते थे और अपने हक में वो बातें बोल सकते थे। प्लेज, सॉन्ग एंड फेस्टिवल प्रोसेशंस अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स। कि जो प्लेज थे, सॉन्ग्स थे या फिर फेस्टिवल जो जुलूस वगैरह निकाले जाते थे उसमें जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो लोग इकट्ठा होते थे। दिस वाज वन वे दैट कुड ग्रैप्स एंड आइडेंटिफाई विच आइडिया सच एज लिबर्टी और जस्टिस
The political philosopher wrote about our length in the text which only the handful of the educated people could read. इसके बाद है कि भी जो स्वतंत्रता और न्याय की हम जो बात कर रहे हैं, इसके बारे में जो राजनीतिक रहे हैं या फिर जो हमारे दार्शनिक रहे हैं, उनके ना क्या कि भी जो उनका लेखन था उनको समझने और उनसे जुड़ने की जो लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि जो किताबों को जो पढ़ना था मुट्ठी भर शिक्षित लोगों का ही कार्य रहता था। ठीक है, अब कोशिश थी कि भी जो है ये इन पत्रकारों के माध्यम से या फिर इस पत्रिकाओं के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से एक जो है कुछ शिक्षित वर्ग ही उनको पढ़ सकता था। लेकिन जब ये जुलूस वगैरह की बात है, जो लोग इकट्ठा हो रहे थे फेस्टिवल वगैरह में, तो उनको ये चीज़ें क्या वहाँ पर पढ़ाई है, मतलब उनको पढ़ा कर सुनाई वगैरह भी जाती थी भाई, ताकि वो उस चीज़ को समझ सके भाई। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में थोड़ा सा है, जितना आप छोड़ेंगे यहाँ से, उसके बाद अगले साल आपको हिस्ट्री में इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने का मौका मिलेगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट थे। In 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ द फ्रांस। उसने अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया था भाई 1804 में। ही सेट आउट द कॉन्स्टिट्यूट नेबरिंग यूरोपियन कंट्री डिस्पोजिड डायनेस्टी एंड क्रिएटिंग किंगडम वेयर ही प्लेस रिमेंबर ऑफ हिज फैमिली। उसके बाद उसने क्या किया, अपने पड़ोस के यूरोपियन देशों की विजय यात्रा शुरू की और पुराने राजवंशों को वहाँ से हटाकर उसने नए साम्राज्य स्थापित की और अपनी भागडोर अपने ख़ानदान के लोगों के हाथों में क्या कर दी गई, यानी कि उनके लोग जो उनके ख़ानदान के लोग थे उनको सौंप दी गई। नेपोलियन सा हिज रोल एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ द यूरोप। तो नेपोलियन क्या है, वो मानता है कि उसने जो खुद यूरोप है जो उसको क्या है मॉडर्नाइजेशन कर दिया, उसको आधुनिकरण कर दिया। ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर प्रोवाइड बाय द डेसिमल सिस्टम। उसके बाद है उसने क्या प्रॉपर्टी जो थी प्राइवेट उसको सुरक्षा के लिए कानून बनाए और जो दशमलव पद्धति बता रही थी, जो नाप तोल की व्यवस्था थी, उसके ऊपर क्या है कि उसमें क्या माना था, इसने क्या कर दिया था, एक सिस्टम क्रिएट किया था, एक समान बना दिया था। क्योंकि आगे जब पढ़ेंगे ना अगले साल में आपको पता चलेगा कि भी किस प्रकार से जो एरिया होता था इस समय, तो जैसे ही आप एक जो एरिया है या दूसरा एरिया, तो वहाँ पर नाप तोल की जो विधियाँ थी वो अलग अलग होती थी, तो समस्याएँ आती थी। इसी वजह से क्या कि भी इसको एक ही नाप तोल की विधि उन्होंने लागू की थी। इनिशियली मैनी सो नेपोलियन एज ए लिबर्टर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर अ पीपल्स। तो बहुत सारे लोग तो क्या है नेपोलियन को एक मुक्तिदाता मानते थे, जिसने क्या स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी भी उनको। बट सून द नेपोलियन आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इनवेंडिंग फोर्स। लेकिन जो उम्मीद लगा रखी थी कि भी आज़ादी के लिए जो है ये सही व्यक्ति है, लेकिन जल्दी क्या हुआ, उनकी सेनाएं जो थी उनको जो है एक इन्वेंडिंग का मतलब होता है हमला जो करते हैं, यानी कि लूटपाट की बात करते हैं, तो लूटपाट उन्होंने बहुत ज़्यादा मचाई। ही वाज फाइनली डिफिक्टेड एट वाटरलू इन 1815 में आखिरकार उसकी हार हुई। मैनी ऑफ हिज मेजर्स दैट carried the revolutionary idea of liberty and modern laws to the both parts of the Europe and an impact on the people long after the Napoleon left। उसके बाद यूरोप के जो बाकी हिस्सों में जो है मुक्ति और आधुनिक जो कानूनों के फैलाने और उसके क्रांतिकारी उपायों का असर है उसकी मृत्यु के बाद काफ़ी समय तक वो जो है सामने हमें देखने को मिला भी। The idea of liberty and democracy's right were the most important legacy to the French revolutions। या क्वेश्चन है आप मार्क कर लेना भी, जो स्वतंत्रता थी और जनवादी अधिकारों के विचार थे वो फ्रांसीसी क्रांति की विरासत थी। लेगेसी समझते हैं, विरासत थी जो फ्रांस रेवोल्यूशन में दे के गया था भी। दिस स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। जो इसका जो है उद्भव फ्रांस से हुआ, उसके बाद ये पूरे यूरोप के अंदर जो फैल गई, जहाँ पर राजतंत्र था भी। वेयर फ्यूडल सिस्टम वर एबोलिस्ड, वहाँ पर क्या ये फ्यूडल सिस्टम था उसको क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। सामंती व्यवस्था थी। Colonials peoples reworked the idea of freedom from the bondage into their movements to create a sovereign nation state। Tipu Sultan and Raja Ram Mohan Rai, two example of individual who responded to the ideas coming from the revolutionary France। उसके बाद क्या है कि भी जो ये जो विचार थे ये जो फ्रांस से निकलकर जो यूरोप के अंदर फैले थे, तो जैसे ही जो फ्यूडल सिस्टम था, सामंतवादी व्यवस्था थी, वो ख़त्म हुई। लेकिन इसके साथ साथ जो औपनिवेशिक समाज थे उन्होंने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के लिए और आंदोलन लड़े। दास्ता की हमने बात की थी, उसकी मुक्ति के लिए नए नए विचार आए, परिभाषा आए। और इसी वे में भारत के जो प्रमुख जो है स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं राजा हमारे टीपू सुल्तान, और एक बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं हमारे लिए राजा राम मोहन राय हमारे देश से। तो उन्होंने कि फ्रांस की क्रांति को अपने विचारों से प्रेरणा लेकर क्या है
उनके लिए क्या कुछ ठोस कदम उन्होंने उगाए, मतलब क्या उठाए थे हमारे देश की आज़ादी के लिए। बस भाई ये ख़त्म होता चैप्टर भाई।